दोस्तों, जब पेड़ सड़ जाती है तो ऊपर से पत्ते बदलने से कुछ नहीं होता है। भारत में यही हाल है। सिस्टम की जड़ें ही गंदी हो चुकी है। सरकारी दफ्तरों में काम करने का तरीका ऐसा बना दिया गया है कि अगर कोई ईमानदार अफसर भी आता है तो उसे साइडलाइन कर दिया जाता है या फिर उसे ट्रांसफर करा दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में किसी सरकारी काम को कराने के लिए औसतन 20 से 25 दिन लगता है और रिश्वत की बात करें तो लगभग 800 से 1500 रुपये अनऑफिशियल खर्च आता है। यानी रिश्वत अब इंडिया में कोई भी सरकारी काम कराने का एक प्रोसेस बन चुका है। अब बात करते हैं असली जहर की, जो सिस्टम के अंदर घुल चुका है। वो है पॉलिटिक्स और मनी पावर। दोस्तों, इंडिया में चुनाव लड़ने के लिए आज करोड़ों रुपए चाहिए, क्योंकि इतना करप्शन बढ़ चुका है कि एक एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए पैसा होना जरूरी है। चाहे उसके पास हाई स्कूल का मार्कशीट हो या ना हो, चाहे उसके ऊपर कितने भी क्राइम केस लगे हो, तो वो चाहे रेप का केस हो या मर्डर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास पैसा होना जरूरी है। पैसा है तो चुनाव जीत जाएगा, लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब कोई नेता इतना पैसा खर्च करता है तो सत्ता में आते ही वो सबसे पहले वही पैसा वसूली करता है, फिर से ही क्राइम शुरू करता है, सरकारी फंडिंग में घोटाला करता है, लोगों के टैक्स के पैसे पर ऐश करता है। पर दोस्तों, बात यही नहीं खत्म होती है। ये पैसा नीचे से ऊपर तक बांटा जाता है और परेशान आम जनता होती है। एडीआर की रिपोर्ट 2024 बताती है भारत के 70% सांसद और विधायक करोड़पति हैं और उनमें से लगभग 43% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब सोचिए दोस्तों, जब अपराधी ही कानून बना रहे हो तो पार्लियामेंट में बैठकर कोई ईमानदार कैसे हो सकता है। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, फाइल बिना चाय पानी के आगे नहीं बढ़ती है। अफसरों के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी काम को रोक नहीं सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया सर्वे कहता है कि 57% भारतीय मानते हैं कि उन्हें किसी न किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यानी सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार अब रूल बना दिया गया है। भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं या अफसरों से नहीं होता है, आम जनता से भी शुरू होता है। दोस्तों, कभी कभी कोई ट्रैफिक पुलिस को 100 रुपये देकर बच जाते हैं, कोई ऑफिस में चपरासी को 50 रुपये देकर फाइल आगे बढ़वा लेते हैं। यही छोटी छोटी रिश्वतें धीरे धीरे पूरे देश की रगों में फैल जाती है और करप्शन पीक पे पहुंच जाता है। और जब जनता खुद गलत को सही मान लेती है दोस्तों, तो सिस्टम कभी सही नहीं होता है। बल्कि दोस्तों, भारत में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। लेकिन असली सवाल है, क्या इनसे कोई डरता है दोस्तों? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिपोर्ट 2023 बताती है कि पिछले 10 सालों में दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ 8% केस में सजा हुई है। बाकी या तो खारिज हो गए हैं या सालों साल कोर्ट में पड़े हैं। यानी कानून है लेकिन सजा देने की हिम्मत नहीं है। एक अनपढ़ और रेपिस्ट पॉलिटिशियन और करप्ट सिस्टम के आगे झुक जाता है ये कानून। दोस्तों, जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं और कोई अफसर आपसे कहता है कि थोड़ा ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा, तो असल में वही सिस्टम की हकीकत दिखा रहा होता है। आज जो भ्रष्टाचार आपको छोटी रिश्वत लगता है, वही धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि न्याय तक को खा चुका रहता है। भारत का हर बड़ा घोटाला किसी न किसी छोटी रिश्वत से ही शुरू होता है। और जब हम कहते हैं कि भारत गरीब है, विकास नहीं हो रहा है, तो सच्चाई ये है कि भारत गरीब नहीं है, भारत को गरीब बना दिया गया है। आज की वीडियो में हम एक एक परत खोलेंगे। भ्रष्टाचार कैसे शुरू हुआ, कैसे बढ़ा, कौन कौन इसके पीछे था और क्यों आज भी भारत इसके बाहर नहीं निकल पा रहा है। भ्रष्टाचार कोई नई बीमारी नहीं है दोस्तों, इसकी जड़ें तो हमारे इतिहास में बहुत गहराई तक है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने दरबारियों को इनाम में ज़मीनें, सोना, चांदी और पद दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये इनाम से रिश्वत बन गया और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड करप्शन में बदल दिया। राजा लाइसेंस सिस्टम चालू किए, जैसे कि दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर रिश्वत लेकर लोगों को ठेके, ज़मीनें और पोस्ट के लाइसेंस देने लगे। 1857 के विद्रोह के बाद
अंग्रेजों ने राज को और भी भ्रष्ट बना दिया। कोई काम करवाना है तो पैसे दो, जमीन चाहिए तो किसी अफसर को खुश करो, अदालत में न्याय चाहिए तो मालगुजारी चढ़ाओ यानी टैक्स या लगान चढ़ाओ। यानी ब्रिटिश राज ने भारत को सिर्फ लूटा ही नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां रिश्वत और सिफारिश बिना कुछ भी नहीं होता था। यही सिस्टम आज भी जारी है, बस कपड़े बदल दिए गए हैं। तब गुलामी का नाम था, आज सिस्टम का नाम दे दिया गया है। दोस्तों 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो देश के लोगों को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अंग्रेजों का बनाया हुआ लाइसेंस राज भारत के नेताओं ने अपना लिया। अब हर काम के लिए लाइसेंस चाहिए था और हर लाइसेंस के पीछे रिश्वत, सिफारिश और जुगाड़ चाहिए था। चाहे फैक्ट्री खोलनी हो, बिजनेस चालू करना हो या आयात या निर्यात करना हो, बिना रिश्वत के कुछ नहीं होता था। 1950 से 1990 तक भारत में एक पूरा करप्शन कल्चर बन गया था और यहीं से शुरुआत हुआ घोटालों का युग दोस्तों, जिसमें पहला बड़ा घोटाला हुआ है जिसका नाम था जीप स्कैंडल। दोस्तों 1948 की बात है जब भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके कार्यकाल में ये भारत का पहला बड़ा घोटाला था। 1948 में उस समय के हाई कमिश्नर वीके कृष्णा मेनन ने आर्मी के लिए ब्रिटिश कंपनी से बिना बोली लगवाए 200 जीप खरीदने की डील की थी 80 लाख में, लेकिन जीप आई सिर्फ 155, वो भी खराब हालत में। मतलब पूरे 45 जीप का पैसा घोटाला हुआ। यहाँ तक कि दोस्तों कोई जांच नहीं हुई, किसी को सजा नहीं मिली, बल्कि मेनन को जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बना दिया गया। फिर दूसरा बड़ा घोटाला मुंद्रा स्कैम हुआ दोस्तों। 1957 में हरिदास मुंद्रा नाम के एक व्यापारी ने सरकारी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के प्राइवेट शेयर खरीदे थे। जब नुकसान हजारों लोगों का पैसा डूब गया। ये घोटाला तब उजागर हुआ जब मशहूर अर्थशास्त्री टीटी कृष्णामाचारी पर आरोप लगे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब बात करते हैं बोफर्स घोटाले की, जो 1987 में हुआ था। ये वो स्कैम था जिसने भारत की राजनीति को हिला दिया था। बोफर्स घोटाला 1980 के दशक का एक बड़ा राजनीतिक मामला था, जिसमें स्वीडिश कंपनी बोफर्स से 1437 करोड़ की 400 हावित्जर तोपों की खरीद में 64 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप 1987 में सामने आया और उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार को हिलाकर रख दिया। जांच में शामिल कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम सामने आए, जैसे कि इतालवी व्यापारी क्वात्रोची हिंदुजा ब्रदर्स और अमिताभ बच्चन के नाम भी शामिल थे। इस घोटाले के बाद राजीव गांधी के सरकार पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1989 के आम चुनाव में उनकी पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मामले में कई साल तक जांच चली और बाद में सबूतों के अभाव में 2011 में सुनवाई बंद कर दी गई, लेकिन इससे जनता के भरोसे को गहरी चोट पहुंची। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI साल 2023 में 100 में से 39 रहा। यानी अगर 100 में से 100 अंक साफ देश को मिले तो भारत अभी भी आधे से नीचे है। 2010 में भारत की रैंक 87% थी और 2023 में 93% हो गई। इसका मतलब साफ है, समय बीत रहा है पर भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है बल्कि और बढ़ रहा है। दोस्तों इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहला कारण यह है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सरकारी कामों में कोई स्पष्ट सिस्टम नहीं है। दूसरा कारण है न्याय में देरी, डिले इन जस्टिस, जो पकड़ा गया है उसका केस 20 साल तक चलता है और अंत में या तो वो मर जाता है या वो बच जाता है। तीसरा कारण है राजनीति और पैसा, पॉलिटिक्स फंडिंग। चुनाव में करोड़ों का खर्च होता है, वो पैसा कहाँ से आता है? पार्टी फंडिंग का 70% ब्लैक मनी से होता है। और फिर भी दोस्तों 2000 के बाद बहुत सारे स्कैम हुए जिससे आज तक भारत उससे निकल नहीं पाया है, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम, कोल एलोकेशन, CWG स्कैम, सत्यम स्कैम, PNB निर्भया मोदी केस। दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की बात करें तो ये 2008 में 2,76,000 करोड़ का घोटाला किया गया था। इसमें दोस्तों 2008 में भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार डील 2G स्पेक्ट्रम का बंटवारा हुआ था। इसमें सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस लेने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दे रही थी, लेकिन इस पहले
पाव के खेल में कंपनियों ने नेताओं अफसरों को भारी रिश्वत दी, जिसमें सरकारी पैसों का नुकसान 1.76 लाख करोड़ से लेकर 2.76 लाख करोड़ का हुआ। उस समय के टेलीकॉम मंत्री ए राजा, डीएमके नेता कनिमोझी और कई अधिकारी आरोपी बने। स्कैम दिखाता है कि नीतियां जनता के लिए नहीं, कंपनियों के लिए बनती है। दोस्तों, ये स्कैम यही नहीं रुकता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी DHFL ने सरकारी बैंकों से लिए गए लगभग 34,000 करोड़ के लोन फर्जी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया। बाद में ये सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड बना, जिसमें सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि सैकड़ों करोड़ों लूटकर भी कोई जेल नहीं जाता। 2023 में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए। रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में 10 लाख करोड़ तक का गिरावट आई। हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को गलत बताया, लेकिन इस घटना ने फिर ये सवाल उठाया, क्या भारत में बड़े बिजनेसमैन और राजनीतिक एक दूसरे से जुड़े हैं? नतीजा क्या निकला? आज भ्रष्टाचार कोई घटना नहीं है, एक संस्कृति बन चुकी है। सरकारी नौकरी से लेकर ठेके तक, स्कूल से लेकर संसद तक, हर जगह एक ही लाइन चलती है, पहले पैसा फिर काम। और जब जनता ये मान लेती है कि कुछ नहीं बदल सकता, तो भ्रष्टाचार स्थायी हो जाता है। वो घोटाले जो ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर रहे, या फिर जिन्हें मीडिया ने कुछ सेकंड के ही हेडलाइन बनाकर बुला दिया हो। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि सरकार कौन सी है, सवाल ये है कि जनता के टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है और कौन है जो उस पैसे से खेल रहा है। भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके तहत देश भर में 83,000 किलोमीटर लंबा हाईवे नेटवर्क बनाना था। 2023 में जब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट आई, तो सच्चाई कुछ और ही निकली। रिपोर्ट के मुताबिक परियोजना की लागत प्रति किलोमीटर 14 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन असल में खर्च हुआ लगभग 24 करोड़ प्रति किलोमीटर। मतलब हर किलोमीटर में लगभग 10 करोड़ का अंतर। अब सोचिए 83,000 किलोमीटर में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ होगा। दोस्तों, लगभग 83 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। बात यही नहीं खत्म होती है दोस्तों। फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके मृतकों और नाबालिगों के नाम पर मुआवजे की राशि हड़पी गई। कैग ने पाया कि टेंडर प्रोसेस में भी गड़बड़ी की गई। कई कॉन्ट्रैक्टर बिना प्रतिस्पर्धा, बिना बोली के ही उनको टेंडर दे दिए गए थे। इसको एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे, पहले इसका अनुमान था 18 करोड़ प्रति किलोमीटर, लेकिन बाद में ये बढ़कर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गया, यानी लगभग 14 गुना बढ़ोतरी। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट थी या डेवलपमेंट के नाम पर करप्शन कॉस्ट थी? क्योंकि इतना बड़ा गैप एक आम आदमी सोचता होगा मुझे दिखता है, सरकार को क्यों नहीं दिखता है? लेकिन दोस्तों, सरकार को भी दिखता है, पर सरकार ने बैठे कुछ करप्ट ऑफिसर, करप्ट नेता इसको पैसों के लालच में दबा देते हैं। वही सरकार का कहना था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश है। जनता पूछ रही थी, अगर निवेश है तो फायदा कहाँ दिख रहा है? और अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो कैग ने इर्रेगुलरिटी क्यों लिखी है? दोस्तों, ये मामला आज भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, पर इतना जरूर साफ है कि विकास के नाम पर भी कई बार विकास का हिस्सा कुछ जेबों में चला जाता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दुनिया के उन देशों के बारे में जिन्होंने करप्शन लगभग खत्म कर दिया है अपने अपग्रेडेड नीतियों के कारण, और जानते हैं कि कैसे उन देशों ने ये कर दिया और भारत जैसे देश अभी भी इसी बीच में फंसे हुए हैं, और क्या अंतर है इन जैसे देशों में। चलिए बात करते हैं सिंगापुर की, जिसने 1970 में एक एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया था, जिसमें पीएम से भी ऊपर पावर दी गई थी, जिसके कारण वहां करप्शन आज कम हुआ। आज दुनिया में सबसे ईमानदार देशों में से एक है। CPI स्कोर यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सिंगापुर 83 रैंक पर आता है। वहीं यूरोप की कंट्री स्वीडन की बात करें तो सरकारी सभी काम पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी कर दिए गए हैं। रिश्वत देने या लेने का कोई अवसर ही नहीं बचा है। और वहीं जापान की बात करें तो हर सरकारी अधिकारी की सैलरी बहुत ही ऊंची रखी गई है, ताकि वो रिश्वत लेने के लिए मजबूर ना हो। सिस्टम साफ और भरोसेमंद बना दिया गया है। वहीं UAE यानी दुबई की बात करें तो डिजिटल गवर्नेंस लागू की गई है। हर
पेपर वर्क मोबाइल ऐप से हर लेन देन ट्रैक होने लगा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो गया है। यानी जिन देशों ने पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी और कड़ी सजा को अपनाया है, वहाँ भ्रष्टाचार खुद ब खुद कम हो गया है। अब सवाल ये नहीं है कि समस्या क्या है, सवाल है समाधान क्या है। हर सरकारी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना चाहिए ताकि कोई भी फाइल अफसर के हाथ में न फंसे। दूसरा, लोकपाल और सीबीआई को राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह से अलग करना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष हो। तीसरा, सरकार कर्मचारियों के लिए सैलरी और सजा दोनों मजबूत करना चाहिए। साफ सैलरी, कड़ी सजा, जिससे कम भ्रष्टाचार हो। चौथा, शिक्षा प्रणाली में नैतिकता को अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। बचपन से ही सिस्टम से लड़ना नहीं, उसे सुधारना सिखाना चाहिए। पांचवा, जनता को जीरो टॉलरेंस सोच अपनानी चाहिए। रिश्वत देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना लेने वाला दोषी है। भ्रष्टाचार किसी एक आदमी का नहीं है, ये पूरे सिस्टम की सोच का नाम है। और अगर सोच बदलनी है तो शुरुआत हमें खुद करनी होगी। जब हर इंसान बोले मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं गलत को सही नहीं मानूंगा, तभी ये देश बदलेगा। वरना हर नया नेता, हर नई पार्टी बस पुराने खेल को नए नाम से खेलती रहेगी।